नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द मेक फ्यूचर में आपका स्वागत है। मैं कुमार अजय इस चैनल के माध्यम से सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जो हम इस समय पढ़ रहे हैं इतिहास का सेक्शन में, ये आज तीसरा लेक्चर होगा भारत में राष्ट्रवाद का। इससे पहले जो सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का मतलब क्या था, तो थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, तो शुरू करते हैं तीसरी क्लास। असहयोग आंदोलन मतलब सहयोग न करना, कि मतलब जो अंग्रेज हैं उनकी सहायता न करना, ये था असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी ने किया। और असहयोग आंदोलन जब चल रहा था, असहयोग आंदोलन क्या था, अहिंसात्मक आंदोलन। महात्मा गांधी जितने भी आंदोलन चल रहे थे वो लगभग सभी आंदोलन अहिंसावादी आंदोलन थे। कैसे आंदोलन थे? अहिंसावादी आंदोलन थे। ये अहिंसावादी जो आंदोलन थे, इसके बाद एक घटना घटती है 4 फरवरी को। 4 फरवरी 1922 को घटना घटती है। कौन? उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो जहाँ के आपके मुख्यमंत्री साहब हैं, हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं गोरखपुर के। तो गोरखपुर में घटना घटती है, नाम होता चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा नाम के स्थान पर, जिला है गोरखपुर, वहाँ एक जगह का नाम है, गांव का नाम है चौरी चौरा गांव। तो वहीं पर एक घटना घटती है, उसी बोलते चौरी चौरा कांड। उसमें हुआ क्या था दरअसल, जब शांतिपूर्ण भीड़ क्या करते प्रदर्शन कर रही थी, शांतिपूर्ण तरीके से जा रही थी, लेकिन कुछ पुलिस वालों ने क्या उन पर गोलियां चला दी या कुछ कर गोलियां चला दी। तो जो भीड़ थी वो गुस्सा हो गई, और भीड़ जब गुस्सा हो गई तो पुलिस वालों को दौड़ा लिए, और फिर सभी जितने भी पुलिसकर्मी थे सब अपने थाने के अंदर चले गए। जब थाने के अंदर चले गए, भीड़ का गुस्सा जानते ही कितना होता है, फिर क्या हुआ, उस भीड़ में क्या किया, आग लगा दिया, और 23 पुलिसकर्मी वहीं पर शहीद हो गए, मतलब मारे गए। इसी से रुष्ट होकर, परेशान होकर 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, और 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हो जाती है और 6 साल की जेल हो जाती है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग जो तीसरा सेक्शन है, इसमें सविनय अवज्ञा किया, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये चलते हैं। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका जो आपका चैप्टर का नाम ही है सविनय अवज्ञा की ओर। जो चैप्टर का नाम ही है क्या, सविनय अवज्ञा की ओर। सविनय अवज्ञा की ओर। ये जो तीसरा चैप्टर का ये नाम ही है क्या, सविनय अवज्ञा की ओर। सविनय अवज्ञा मतलब समझ रहे हैं ना, पहले हर चीज़ का आपको अर्थ पता होना चाहिए क्या है, तो आप आसानी से पढ़ना पता होते हुए भी कैसे आंसर लिखना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। परेशान ना होइए इसमें। तो कैसा आपको ना 80-90% लाना है। सोशल साइंस में आसान है, तो परेशान ना होइए। और कल जरूर ध्यान रखिएगा, 11 बजे लाइव आ रहा हूँ। कल संडे मतलब 11 बजे लाइव क्लास, और उसमें जो 10 नंबर मैपिंग के हैं आपको 100% बता दे रहा हूँ, मेरी क्लास से मैपिंग 100% हो जाएगी। कहीं देखिए ना देखिए, कहीं पढ़िए चाहे ना पढ़िए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना करते रहिए। और लास्ट में फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव ये सब मैं करवाता रहूँगा, ठीक है ना। और जो इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, ठीक है ना, जो मुझे लगता है कि ये आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, इसमें अंतर पूछ सकता है, इसमें समानता पूछ सकता है, तो मैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल में उनको डालता रहूँ। तो मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रहती है। हर वीडियो जो हाई स्कूल जितने वीडियो हैं सब में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसमें क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आप चैट भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, जो आपको ज़रूरत होगी मैं उसी चैनल में डाल दूंगा। तो ऐसा ग्रुप बनाने में कोई औचित्य नहीं बनता, ठीक। तो वो चैनल को आप लोग क्या करिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा जरूर से जरूर, ठीक है ना। तो आपको जो नोटिफिकेशन या जो आने वाले वीडियो हैं वो सब आपकी जानकारी आपको उसमें मिलती रहेगी, तो उसमें परेशान नहीं होना, ठीक है। चलिए, तो पहले इसका अर्थ समझते हैं। सविनय अवज्ञा मतलब क्या है, सविनय मतलब विनम्रतापूर्वक आपकी आज्ञा हम नहीं मानेंगे। असहयोग भी तो यही था, सहयोग न करना। इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में अंतर क्या था, तो अंतर आ जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में अंतर। तो यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। इसको मैं लिखाऊंगा भी, परेशान ना होइए, मैं लिखता भी रहूँगा। हाँ,
आप लोग, मैं हट जाएगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहा करिए, ठीक है ना, तो नहीं परेशानी हो जाएगी। तो सविनय, सविनय माने विनम्रता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक आज्ञा न मानना। ये तो सविनय अवज्ञा, अवज्ञा मीन आज्ञा, न मानना का है विनम्रता पूर्वक, ठीक है ना। अब सुनिए, इसमें था क्या कि हमको आज्ञा नहीं मानना है, किसकी, अंग्रेजों की। असहयोग में तो कोई सहयोग नहीं करना, तो वही है बिना आज्ञा को न मानना, इसका मतलब क्या है, असहयोग करना, वही था असहयोग, मतलब सहयोग न करना, असहयोग के साथ साथ कानूनों का उल्लंघन करना, के साथ साथ कानूनों का उल्लंघन करना, मतलब कानून तोड़ना। असहयोग आंदोलन में क्या था कि हमको अंग्रेजों की सहायता नहीं की, मतलब कोई जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है वो बच्चा विद्यालय नहीं जाएगा, जो अंग्रेजों की संस्थाएं हैं, स्कूल नहीं जाएगा, कोई अध्यापक पढ़ाने नहीं जाएगा, वकील अपनी वकील मुकदमा नहीं लड़ने जाएगा, ये सब चीज़ें। लेकिन अब इससे अंतर क्या था, वो तो वो था, अब इसमें अंतर क्या था, अब वो तो करना ही करना है आपको, है असहयोग तो करना ही करना है। उसके साथ साथ जो भी अंग्रेजों ने कानून बनाए उनको भी नहीं मानना है हमको, और उनका जहाँ मौका मिले उनको कानून को मानना तो है ही नहीं है, उनको कानून को तोड़ना भी है, नहीं माना मतलब कानून को तोड़ना भी है। यही था सविनय अवज्ञा। अब अंतर समझ में आया ना, असहयोग मतलब अंग्रेजों की असहयोग नहीं करना, जैसे स्कूल नहीं जाना, ये काम नहीं करना, ये सब तो नहीं करना है। लेकिन अब इसमें क्या था, सविनय में, सविनय अवज्ञा में क्या था, असहयोग तो करना ही करना, असहयोग के साथ साथ कानूनों का उल्लंघन भी करना है, उनको कानून को नहीं मानना है, जहाँ मौका मिले कानून को तोड़ना भी, चौकीदारी टैक्स नहीं देना है, राजस्व टैक्स नहीं देना है, ये सब चीज़ें भी नहीं करना, ठीक है। तब अब वो कहानी अब शुरू होती है, मेन कहानी। ये तो अभी कहानी आएगी, दोबारा आने वाली है, क्योंकि ये कहानी बाद की है, तो टॉपिक का नाम था, इस वजह से मैं इसको आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए, इसका औचित्य समझ पाए ना आप लोग। चलिए, अब ये कहानी शुरू होती है। आपको एक बात पता होगी कि एक आयोग आया था जिसका नाम है साइमन कमीशन, ठीक है। चलिए, इसके पहले भी 1927 के आसपास एक आयोग आया था, चेम्सफोर्ड सुधार आयोग आए थे, चेम्सफोर्ड सुधार आयोग। जो चेम्सफोर्ड सुधार आयोग आए थे तो उनकी जांच करने के लिए आए थे कि कौन आया, साइमन कमीशन आया। आयोग कौन आया, साइमन कमीशन। अब शुरू हो रहा है मेन टॉपिक यहीं से। चलिए, साइमन कमीशन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, साइमन कमीशन भारत कब आया, ठीक है ना। तो 4 फरवरी में आया। क्यों डेट आपको जरूर नहीं कि फरवरी याद रखिए, ठीक है, फरवरी 1928। इसके अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन। इसके अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन। भैया उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य ये था कि हम यहाँ जांच करेंगे, काहे जांच करेंगे कि इनको संवैधानिक अधिकार देना है कि नहीं देना, किनको, भारतीयों को, कह रहे संवैधानिक जांच करना था, ठीक है ना। क्या करना था, संवैधानिक जांच करना था, या संवैधानिक सुधार का व्यापक अध्ययन। क्या करना था, उद्देश्य लिखना था। उद्देश्य क्या था, संवैधानिक सुधार का अध्ययन करना था। क्या करना था, इसमें करना था संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करना था कि कैसे कैसे जो भारतीय इस काबिल हैं कि नहीं हैं कि हमको जो संवैधानिक अधिकार दें या न दें, इनकी जांच करने के लिए आया था। और इसमें मेन कारण था कि भाई आप किसी चीज़ की जांच कर रहे हैं, मतलब किसी गांव गए सर्वेक्षण करने के लिए, ठीक है, किसी आप गांव गए, तो अच्छा आप बाहर ही हैं तो क्या उस गांव के बारे में पूरी जानकारी होगी, नहीं ना। ये यही थे, सब अंग्रेज थे, भारतीय कोई नहीं था।
और जांच हमारी करना, भैया हम इनको अधिकार देंगे कि नहीं देंगे। अरे भारतीय लोग हैं, उसके बारे में आप जानते होंगे, तब तो आप पता कर पाएंगे देना कि नहीं देना ना। इसीलिए इनका व्यापक विरोध, साइमन कमीशन का व्यापक विरोध हुआ और इसमें नारे दिए गए। नारे कौन दिए गए? साइमन, याद रखिए, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, मतलब साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ के नारे दिए गए। खूब भयंकर तरीके से नारे दिए गए। ये जब कहाँ उतरा, ये भारत आया, मतलब क्या, बम्बई में उतरा। बम्बई में ही पहुंचकर काले झंडे दिखाए गए और साइमन गो बैक के नारे दिए गए। ठीक है, चल इतना पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, नहीं आ जाएगी। ठीक है, चलिए कल हो गया। चलिए, अब साइमन गो बैक के नारे दिए गए। और यही नहीं, कौन दिया, यहाँ जितनी बड़ी पार्टी थी इस समय, पार्टी कौन सबसे बड़ी पार्टी है, किसने, वो कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग, कांग्रेस मुस्लिम लीग, कांग्रेस मुस्लिम लीग और प्लस अन्य पार्टियां, अन्य पार्टियों ने इसका क्या किया, इसका व्यापक विरोध किया। किसका? साइमन कमीशन का खूब व्यापक विरोध हुआ। अब ये आंदोलन थम ही नहीं रहा था, ये आंदोलन थम ही नहीं रहा था। इस समय वायसराय, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिस समय साइमन कमीशन भारत आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? इस समय भारत का वायसराय कौन है? इस समय भारत के वायसराय हैं लॉर्ड इरविन। अभी इरविन समझौता भी होने वाला, तो परेशान ना होइए, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, इस समय लॉर्ड इरविन, और लॉर्ड इरविन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इस आंदोलन से भयभीत हो जाते हैं लॉर्ड इरविन, और लॉर्ड इरविन परेशान, और लॉर्ड इरविन परेशान होकर करते क्या हैं, अब सुनिए, क्योंकि टॉपिक बड़ा, इसको कर लिए। चलिए, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कोई। और लॉर्ड इरविन क्या करते हैं, लॉर्ड इरविन परेशान होकर कि डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने की मांग कह देते कि भैया यदि आप ये असहयोग आंदोलन को क्या कर देते हैं, असहयोग आंदोलन साइमन कमीशन का विरोध करना बंद कर देंगे तो क्या कर देंगे, हम आपको डोमिनियन स्टेटस की मांग देंगे। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस की जो आपकी मांग थी हम उसको मान लेंगे। टाइम हो गया, डोमिनियन स्टेटस की मांग बहुत पहले की गई थी कि भैया दे दीजिए, लेकिन नहीं, अब कह रहे हैं, लेकिन बात तो कही, लेकिन कब देंगे पता नहीं था। वही यार भैया हमारा ये काम कर दो, चॉकलेट देंगे, चॉकलेट कब देंगे पता नहीं, देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि अंग्रेज है, मुकर जाते थे। ये हुआ यहाँ पर भी, डोमिनियन स्टेटस की घोषणा तो कर दी गई 1929 में, ठीक है, लेकिन कब देना है ये पता ही नहीं। अब बड़ी समस्या आ गई, कब देना है पता नहीं। अब इसी बीच में बहुत बड़े नेता, ढेर सारे नेता थे, जब ये नेता गुस्सा हो जाते थे, और हाँ, डोमिनियन स्टेटस के अंदर अब संविधान में भी बात की गई कि भैया हम आपको डोमिनियन स्टेटस के अंदर चुनाव करवाए जाएंगे और इसके माध्यम से क्या करवाएं देंगे, आपको संवैधानिक अधिकार देंगे कुछ। लेकिन जो उदारवादी और मध्य मार्गी थे वो कह रहे थे कि ठीक है हम चुनाव लड़ेंगे और उसी के अंदर संविधान के तहत अंदर रहते हुए भारत के पक्ष की बात करेंगे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे नेता, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे नेता जैसे सुभाष चंद्र बोस, ये भड़क गए, कह रहे ये बात हम नहीं मानेंगे। अब डोमिनियन स्टेटस किस काम का? अच्छा आप बड़े हो जाकर अब ये काम कर, आप छोटे थे छोटी वाली गाड़ी मांग रहे थे, खिलौने वाली गाड़ी मांग रहे थे, अब मांग न दिए। अब आप हो गए हैं
हाई स्कूल या इंटर पढ़ने लगे हैं, हाई स्कूल मतलब पढ़ने लगे, भाई अब तो छोटे थे, केजी एलकेजी में पढ़ रहे थे, तो घर से क्या कहते भाई खिलौना दिए, खिलौना वाली गाड़ी। अब आपके घर वाले कह रहे भैया अब हम ये काम कर दीजिए, हम आपको क्या खिलौने वाली गाड़ी देंगे, तो मानेंगे आप? तो नहीं मानेंगे। कब हम मांग रहे थे? जब 2.5 साल के थे, 2 साल के थे। अब जब हम 15 साल के हो गए, अब हमको खिलौने वाली गाड़ी दे रहा है। अरे अब साइकिल दे दीजिए ना, अब तो बड़े हो गए, बाइक भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मांग हमारी साइकिल या बाइक की है, अब तुम खिलौने वाली बाइक की बात कर रहे हो, ये तो काम चलने वाला नहीं है। तो इसी बीच में एक अधिवेशन होता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट नोट डाउन करते रहा करिए, ठीक है ना। इसी बीच में होता है एक अधिवेशन, ठीक है। चलिए, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है। अब वो अधिवेशन क्या था, क्या क्या मांगे उसमें रखी गई, वो हम समझेंगे। फिर अब दिसंबर 1929, अब आ गई बात कहाँ, दिसंबर की। दिसंबर 1929, दिसंबर 1929 में कहाँ का लाहौर अधिवेशन होता है। लाहौर अधिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा, मैपिंग में पूछता है क्वेश्चन ये कि 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ। तो अधिवेशन कहाँ हो रहा है, लाहौर में। लाहौर कहाँ है, पंजाब। इस समय तो लाहौर तो पाकिस्तान वाले इलाके में चला गया, ठीक है। चलिए, उस समय कहाँ था, पंजाबी इलाके में। तो क्वेश्चन पूछते तो मैपिंग में आपको भरना होता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये बातें आपको याद रखिए। उस समय दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन होता, और क्या मांग की गई, पूर्ण स्वराज। अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष देख लेते हैं। अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, और इसमें मांग करते हैं पूर्ण स्वराज की। मांग क्या हुई, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, मांग क्या हुई, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की मांग की गई कि अब हमको डोमिनेट स्टेटस नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज की मांग चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है ना। क्या चाहिए हमको, पूर्ण स्वराज चाहिए, कि अब हमको पूरी तरीके से स्वतंत्र चाहिए, हम नहीं मानेंगे। और दिसंबर 1929 के पूर्ण स्वराज की मांग की गई, और बात रखी गई कब, 26 जनवरी, यहीं पर 26 जनवरी। अब बात आ गई कब, 26 जनवरी 1923। कहाँ पर, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। 26 जनवरी 1930 रावी नदी के तट पर क्या फहराया गया, झंडा फहराया गया, झंडा फहराया गया। रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया, और इस दिन को क्या, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी क्या मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस। आपको ये तो नहीं लग रहा सर गलत पढ़ा रहे हैं, ये तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, 1950 में मनाया गया, ठीक है ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं 26 जनवरी 1930। 1930 से लेकर 1947 तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो हम स्वतंत्रता दिवस कब मनाने लगे, तब 15 अगस्त को मनाते थे। नहीं, इससे पहले क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि आज़ादी के पहले हम स्वतंत्रता दिवस कब मनाते थे, तो 26 जनवरी। किस रूप में, पूर्ण स्वराज के रूप में, स्वतंत्रता दिवस के रूप में। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि गणतंत्र दिवस आज़ादी के पहले हम किस रूप में मनाते थे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में। याद रखिए दोनों बातें, ठीक है ना। हाँ, तो कब, 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया, और क्या किया गया, स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की गई, और इसी दिन से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा, ठीक है। चलिए, ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक करिए। चलिए अब शुरू करते हैं अगला। ये हो गया, अब इसकी कहानी अब आगे देखते हैं।
ये सब जो पॉइंट लिखा रहा हूँ ना, सब इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा बात, ठीक है ना। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये मतलब एक भी पॉइंट मिस नहीं करना। जो फालतू चीज़ें उसको मैं सब काट के निकाल के आपको जो पोस्टर ओरिजिनल चीज़ें वही दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब क्वेश्चन इसमें यही सब पॉइंट निकाल के क्वेश्चन कैसे लिखेंगे मैं क्लास में लास्ट में बताऊँगा, ठीक है ना। अब आता है नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक हेडिंग है नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये पढ़ने से पहले अब मैं थोड़ा पीछे वाला थोड़ा रिकैप करा दे रहा हूँ, जो तो अगली क्लास नंबर 2 में पढ़े थे आप लोग, ठीक है ना। जो लोग ना किए हो वो जरूर कर लेना, क्योंकि हर चीज़ लिंक है एक दूसरे से। सुने, आपको पता है गांधी जी को जेल हो गई थी, असहयोग आंदोलन वापस ले लिए, 6 साल की कैद। 22 में 6 साल मतलब 28 में जेल से रिहा हो चुके हैं। इसका मतलब महात्मा गांधी समय जेल में नहीं है, कहाँ पर हैं, अब आंदोलन कर रहे हैं। तो ये बातें याद रखना है आपको, ठीक है ना। हाँ, इस समय महात्मा गांधी आंदोलन में सक्रिय हैं, सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अभी नमक सत्याग्रह में गिरफ्तार होंगे तो परेशान नहीं हुए। चलिए, अब इस समय महात्मा गांधी गिरफ्तार, लेकिन हाँ, जब एक चीज़ पॉइंट छूट गया था, और हाँ, जो भारत साइमन कमीशन भारत आया ना, वो 4 फरवरी और 3 फरवरी को आया था, सॉरी भूल गया था। तो 4 फरवरी नहीं क्या था, 3 फरवरी को आए थे, तो उसको मेंशन कर लीजिए। 4 फरवरी जगह क्या कर लीजिए, 3 फरवरी को, ठीक। और 4 फरवरी घटना मुझे गोरखपुर वाली याद आ गई थी, ठीक, तो 3 फरवरी कर लीजिएगा। चलिए, अब इधर आते हैं हम लोग। जो थोड़ा पिछली कहानी एक चीज़ छूट गई थी, छूट नहीं थी, थोड़ा से कभी क्वेश्चन आ सकता है, आपके इसमें दिया नहीं है किताब में, तो कहीं क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है। चलिए, जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस ले लिए तो मोतीलाल नेहरू और ये सब लोग क्या किए थे, रुष्ट हो गए थे, और महात्मा गांधी जेल हो गई। तो क्या हुआ, मैंने बताया कब स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। कभी कभी क्वेश्चन पूछा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई। तेज कभी कभी ज़्यादा बोल देता हूँ क्या, चलिए कोशिश करूँगा स्लो बोलने की। चलिए, तो क्या किया, 1 जनवरी, याद रखिए 1 जनवरी 1923 पहले की बात है। तो कहीं पर स्वराज पार्टी यहीं इलाहाबाद में हुई, ठीक। स्वराज भवन है ना, हाँ वही स्वराज भवन में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई कब, 1 जनवरी 1923 में। किसने की, मोतीलाल नेहरू प्रभाव कौन थे, चित्तरंजन दास। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, वह स्थान जहां स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। तो मैपिंग में ऐसे ही आता है आपके। मैपिंग कल 11 बजे का आप सेशन देखेंगे ना, आप करिए, मैपिंग कितनी सरल है। जो आप लोग घबराते होंगे ना मैपिंग से करने से, एकदम मैपिंग आपको एकदम सरल, एकदम सिंपल बता दूँ, गारंटी बता दे रहा हूँ। 10 में 10 नंबर पक्के। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैं सीरीज बनवा रहा हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा धैर्य उसको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। सीरीज बनवा रहा हूँ, लगभग सबके 200 क्वेश्चन कर लेंगे, 400 क्वेश्चन कर लेंगे ना। 20 ऑब्जेक्टिव में, 10 मैपिंग में फिक्स, 30 नंबर फिक्स, और 30 नंबर स्कूल से फिक्स, 60 हो गए। और बचा एग्जाम होगा, जो लिखोगे आप 40 बचा, और 40 में का 30 ना ला पाओगे, 60 30 90 यूँ ही आ गए। तो परेशान, मेरे सेशन में आपको परेशान होने की जरूरत तो नहीं, याद रखिए बात। चलिए शुरू करते हैं। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास ने की, ठीक है। चलिए इसको हटा दे, अब आते हैं हम लोग नमक आंदोलन। अब इस बीच तारीख है 31 जनवरी 1930, 31 जनवरी 1930 महात्मा गांधी एक पत्र लिखते हैं, किसको, इरविन को, ठीक है। 1930 पे क्या करते हैं, महात्मा गांधी वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। और पत्र में क्या था, दरअसल क्या थी, जो पत्र में उन्होंने 11 सूत्री मांगे, 11 मांगे की थी। पत्र में क्या था,
महात्मा गांधी क्या 11 सूत्री मांगे की थी, 11 सूत्री मांगे। ग्यारह सूत्री मतलब 11 मांगे की, 11 सूत्री मतलब 11 थे मांग की थी। किसने? महात्मा गांधी ने। क्या क्या कहा था? देखो, अब आंदोलन के लिए कोई वस्तु चाहिए, इसी बीच में लिखा है नमक यात्रा। हाँ, नमक बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु थी, क्योंकि देखो चाहे अमीर हो गरीब हो कोई भी व्यक्ति हो, नमक तो सबकी आवश्यकता है। बिना देखो आप किसी भी चीज़ से रह सकते हैं, कोई चीज़ खाने के लिए मतलब चावल ही मिल रहा है, रोटी नहीं मिल रही, सब्जी नहीं मिल रही, कोई, लेकिन नमक तो ज़रूरी है ना। सब्जी बनाओगे बिना नमक के अच्छा नहीं लगेगा, चावल भी सूखा नहीं खाओगे, नमक होगा तो खा सकते हो। तो नमक इतनी नेसेसरी चीज़ थी, तो एक अंग्रेज़ों ने नमक का एक अधिकार कर लिया और नमक पर टैक्स बढ़ा दिया, ये था। और महात्मा गांधी ने कहा कि जितने भी हमारे राजनीतिक कैदी हैं इनको छोड़ दिया जाए, और जो भी टैक्स हैं इन टैक्स में भी माफ़ी की कर दी जाए। ये लिखना है कि मतलब कौन कौन सी मांगे थी। 11 मांगे आपको दी नहीं गई, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन कितनी मांगे थी केवल ये पूछा जा सकता है। कितनी मांगे थी? 11 मांग। किससे किया था? वायसराय इरविन से किए थे, ठीक है ना, कि भैया टैक्स माफ कर, जो अमीर वर्ग है उनके लिए कर दिया जाए, ठीक है। सब चीज़ें ये पूरा मिला के 11 सूत्री मांगे थी, लेकिन इरविन है। और यही नहीं, मांग नहीं किए थे, महात्मा गांधी अल्टीमेटम दिया था, चेतावनी। अल्टीमेटम क्या होता है? चेतावनी। और ये मांगों के माध्यम से क्या गांधी ने इरविन को चेतावनी दी। गांधी ने क्या किया? इरविन को चेतावनी दी कि 11 मार्च, तारीख याद रखिए, 11 मार्च 1930 तक, 11 मार्च 1930 तक यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हम क्या करने वाले हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन करने वाले हैं। अब बात समझ आई ना? हाँ, तो सविनय जो 11 सूत्री मांगे, और गांधी जी ने क्या किया? चेतावनी दी इरविन को कि बच्चा मान जाओ। कब तक टाइम आपको दिया गया? 11 मार्च तक। दे कब रहे हैं अल्टीमेटम? 31 जनवरी, मतलब से इनके पास 1.25 महीने का आसपास टाइम है, फरवरी मार्च, एक महीने, ठीक है। अल्टीमेटम दिया कि भैया 1.25 महीने का आपका टाइम है, ये हमारी मांगे मांग लो, नहीं तो आप एक बड़े आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। और इस समय नमक में टैक्स भी बढ़ा दिया गया था, और गांधी जी को लगा नमक ही एक ऐसा चीज़ है जो अमीर और गरीब को दोनों को जोड़ सकता है। देखो नहीं, अभी तक जितने भी आंदोलन हो रहे हैं सब बड़ा वर्ग है, छोटा वर्ग है ही नहीं। अभी सीमा भी आएगी, समझना आंदोलन की सीमाएँ क्या थी, क्वेश्चन ही आता है, तो मैं आपको रिटर्न फॉर्म में टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, ठीक है ना, तो परेशान न होइए। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएँ क्या थी, मतलब उसकी हानियाँ क्या थी, सीमाएँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बड़ा वर्ग तो लड़ता रहा लेकिन छोटा वर्ग क्यों नहीं शामिल हुआ, बहुत सारी चीज़ें, ठीक। तो गांधी जी ने क्या किया? नमक को लिया, और नमक को क्यों चुना? क्योंकि यह सबकी ज़रूरत थी, चाहे अमीर हो गरीब हो सब खाता है, तो ज़रूरत सबकी थी, इसलिए इसको चुना। और क्योंकि गरीब और अमीर इस आंदोलन को आंदोलित हो सके और सब लोग आंदोलन में भागीदारी कर सके, ये 11 सूत्री मांगे मन। लेकिन इरविन है, इरविन झुका ही नहीं, मतलब इरविन ने बात मानी नहीं। जब इरविन बात नहीं मानता है तो अगले ही दिन 12 मार्च, कब? 12 मार्च, चलिए मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक, इसको मिटा दे रहा हूँ, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, चलिए कर लीजिए, चलिए। चलिए अब आती है तारीख 11, तो अल्टीमेटम हो गया, अब आती है तारीख 12 मार्च 1930। अब गांधी जी दांडी यात्रा शुरू कर रहे हैं। गांधी जी अपने कितने? गांधी जी कितने अनुयायी, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, कितने? 78 लोगों, 78 अनुयायियों के साथ
कहाँ से यात्रा शुरू की? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की। कितने अनुयायी थे? 78 अनुयायियों के साथ अपने जो, और यहाँ पर लिखा वॉलेंटियर लिखा रहता, कितना अनुयायियों का मतलब वॉलेंटियर ही होता, ठीक है। तो 78 वॉलेंटियरों के साथ शुरुआत की। कहाँ तक? जब साबरमती से दांडी यात्रा, बस साबरमती से दांडी तक जाना था। दांडी गुजरात में जगह है, ठीक है ना। चलिए सुनिए, अब 12 मार्च से शुरू हो चुके हैं। कभी कोई पूछ सकता है कितनी दूरी तय की, तो कितनी दूरी है? साबरमती टू दांडी की यात्रा कितनी है? 240 किलोमीटर। आपके एनसीईआरटी में यही लिखा 240 किलोमीटर। और कितने दिन में पूरा किया? इसकी दूरी है कितने दिन में? 24 दिन। इसका मतलब पर डे 10 किलोमीटर चलते थे। ये तो हुआ ना, पर डे 10 किलोमीटर इसका मतलब चलते। साबरमती से दांडी यात्रा शुरू की और कितने? 240 किलोमीटर और 24 दिन की यात्रा के बाद अंततः 6 अप्रैल, मार्च में चले ना, पहुंच गए कब? 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 पहुंच जाते हैं दांडी नामक स्थान पर। 250 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, अब पहुंच गए कहाँ? दांडी नामक। 5 को शाम पहुंच जाते हैं, लेकिन 6 तारीख से अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। 6 तारीख को वहाँ क्या करते हैं? नमक लेकर नमक को उबाल लेते हैं। समुद्र को नहीं करने के लिए समुद्र को उबालते नहीं हैं, समुद्र को पानी लेकर नमक जल्दी बनाना तो उसको उबाल जल्दी चाहिए ना, तो उसको नमक पानी का उबालते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं। कैसे जी? नमक उबालने से कानून कैसे टूट गया? सुन लीजिए। तो कानून सांकेतिक होते हैं। जैसे नियम है, मान लीजिए नियम है कि बाएं से चलना है आपको, आप चल रहे हैं दाएं से, या दाएं से चल रहा है बाएं, और उल्टा कर दिए तो क्या है? तो किताब में लिखा वो तो नहीं कट गया ना, लेकिन आपने नियम का उल्लंघन किया। यही था बात। इन्होंने क्या किया? नमक कोई भारतीय बना नहीं सकता था, तो इन्होंने उसका उल्लंघन किया और ये नमक बनाए, और इसका मतलब क्या? नमक कानून का उल्लंघन किया। और जब सभी लोगों को पता चला कि गांधी जी ने नमक आंदोलन को तोड़ दिया है, नमक कानून को क्या तोड़ दिया है, तो हर जगह ये उल्लंघन होने लगे। हर जगह, चाहे मालाबार तट हो, कोरोमंडल तट हो, उड़ीसा का तट, जितने भी तट हैं, चाहे उत्तरी सरकार हो, हर जगह नमक आंदोलित हुआ और नमक आंदोलन प्रचलित हुआ, और हर जगह नमक आंदोलन टूटने लगा। जितने भी नमक कानून है सबको, और यही नमक है नहीं। अब मान लीजिए मध्य भारत में समुद्र कहाँ है, तो ये क्या करे? जहाँ चौकीदार कर नहीं देना है, चौकीदारी कर। और जहाँ राजस्व की व्यवस्था नहीं है, राजस्व लगा तो राजस्व नहीं देना। कोई भी कानून आपको तोड़ना, यही था सविनय अवज्ञा आंदोलन। माना तो करना ही, काम करेंगे नहीं, लेकिन उसके साथ साथ जो भी कानून हो, कानूनों को तोड़ना, यही था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कैसे अलग अब आ गई ना, जो पहली बात मैंने समझाई वही आ गई यहाँ पर, कि कानून जो नमक, जो जितने भी असहयोग तो करना ही करना, मतलब से अंग्रेजों का सहयोग तो नहीं देना है, लेकिन असहयोग के साथ साथ जब हम कानूनों का भी उल्लंघन करेंगे, कानून नहीं माने, कानूनों को तोड़ेंगे, न माना कानून को तोड़ देना है, न माना तो न माना, लेकिन कानून को तोड़ देना है, वही था, दोनों मिलाकर था क्या? सविनय अवज्ञा। इसका मतलब क्या? असहयोग से एक कदम, एक स्टेप आगे था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसी बीच आ जाती मई, 5 से 6 मई आधी रात के आसपास धरसना के पास महात्मा गांधी को धर लिया जाता है। धर लिया मतलब गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको जेल भेज दिया जाता है। ठीक है, कहाँ भेज दिया? जेल भेज दिया जाता है। और इनके मित्र होते हैं, इनके मित्र अप्रैल में, इनसे पहले ही अप्रैल में ही इनके मित्र, किसके? गांधी जी के मित्र अब्दुल गफ्फार खां। अब्दुल गफ्फार खां, इनको भी गिरफ्तार कर, और बहुत जितने भी बड़े बड़े नेता थे, जितने भी बड़े बड़े नेता, सभी कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जहाँ ये कानून तोड़ने की संभावना बनती है, तो जो भी बड़े बड़े नेता होते हैं सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अंत में महात्मा गांधी को और इनके बड़े प्रिय दोस्त होते हैं, मित्र अब्दुल गफ्फार खां को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्वेश्चन पूछता है, अब्दुल गफ्फार खां को और किस नाम से जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खां किसके? सीमांत गांधी। अब्दुल गफ्फार खां किस नाम से?
सीमांत गांधी नाम से भी जाना जाता। और इन्हें कौन सा आंदोलन चलाया था? आंदोलन का नाम क्या था? लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन क्वेश्चन पूछ सकता है ना। अब्दुल गफ्फार खान ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो लाल कुर्ती आंदोलन। और इनको किस नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब पूरे देश में आंदोलन शुरू हुआ, चौकीदारी कर नहीं देना, ये कर नहीं देना, बहुत सारे कर। इसके बाद जब गिरफ्तार कर लिया जाता तो धीरे धीरे ये आंदोलन थैने लगता है। लेकिन जब बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए तो और ज़्यादा विकराल रूप धारण कर लेता है। अब महात्मा गांधी जेल में हैं। अब महात्मा गांधी जेल में अहिंसा घटनाएं हो रही थी, लेकिन क्या हुआ? अब हिंसात्मक घटनाएं भी होने लगी। और जब हिंसात्मक घटनाएं होने लगी तो होता क्या है? ठीक है, चलिए तो जो आंदोलन, अब हिंसात्मक आंदोलन भी होने लगा। अब इरविन परेशान, जो पहले बात नहीं मान रहे थे ना, अब इरविन परेशान। कुछ तेज बहादुर सप्रू बहुत सारे लोगों को भेजा कि भैया अब गांधी जी को मना लो जाएं। और इस समय गांधी जी हड़ताल कर दिए जेल में ही। इरविन परेशान, कहीं मर मुरा गया तो समस्या हो जाएगी। अब इरविन एक दूसरे लोगों को भेजे, भैया ये थोड़ा से अब कह रहे हैं इरविन समझौता के लिए कह रहे हैं, भैया हमसे समझौता कर लीजिए। अब गांधी इरविन समझौता होता है कब? 5 मार्च को, 5 मार्च 1931 को। यहाँ लिख दे रहा हूँ, चल 5 मार्च 1931 को क्या बोलते हैं? गांधी इरविन समझौता। ईस्वी को दिल्ली समझौता या इरविन पैक्ट भी, गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है। पैक्ट मीन समझौता होता है, ठीक है ना। गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। और इस समझौते में कहा जाता है, सुनिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अभी कहा जाता है कि गांधी जी ने कहा जितने भी राजनीतिक कैदी हों सबको छोड़, बिना शर्त के। इरविन इतना बेबस हो जाता है कि बिना वो बेबस होकर गांधी जी को छोड़ना पड़ता। और इस समय पता है ना, गोलमेज सम्मेलन भी हो रहे हैं, गोलमेज सम्मेलन, 3 सम्मेलन हुए गोलमेज। और कहा जाता भैया, और गांधी जी गोलमेज सम्मेलन को, गांधी जी क्या पूरी कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन कहाँ हो रहा था? लंदन में हो रहा था, उसको बाइकाट कर चुके हैं। और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही नहीं जा रहे, तो जो गोलमेज सम्मेलन वो बेकार चला गया। अब इरविन परेशान हो सके, वहाँ के राजा ने आदेश दिया इरविन कि भैया गांधी जी को मनाइए, कैसे मनाइए, अब गोलमेज सम्मेलन भेजिए, नहीं तो सब चौपट होने वाला है। तभी समझौता हो। और कहा गया कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उनको छोड़ दिया जाए। राजनीतिक कैदी मतलब जो हिंसात्मक गतिविधि नहीं किए हैं उनको। और यही उसी समय 1931 की बात है ना, इसी समय बंद है कौन? भगत सिंह भी। 23 मार्च 1931 फांसी होती है ना, देखिए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की फांसी भी होती है ना। चलिए अब सुन लीजिए, जो आपको गलतफहमी बनी रहती ना, सुन लीजिए। और गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने का पूरा प्रयास किया कि भगत सिंह को छोड़ दिया जाए। लोग कहते हैं बस छोटी छोटी किताब पढ़ लेते, लेकिन ऐसी बात हुई नहीं, बहुत जगह लिखा भी है, ठीक है। तो बात भी हुई गांधी इरविन समझौता, और गांधी जी इरविन ने कह दिया भैया जो हिंसात्मक गतिविधि में भाग ली हैं उनको नहीं छोड़कर बाकी सबको छोड़ देंगे। और जल्दबाजी, जब फिर इनको क्या होता है, फिर ये गांधी जी इरविन समझौता होता है, लेकिन भगत सिंह को नहीं छोड़ा जाता है। और फिर दूसरे गोल में, पहले नहीं दूसरे गोल में सम्मेलन में गांधी जी लंदन जाते हैं भाग लेने। किस जहाज से? राजपूताना जहाज से। याद रखिए, राजपूताना जहाज से गांधी जी जाते हैं कहाँ? लंदन जाते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? 3। किस सम्मेलन में जाते हैं? दूसरे गोलमेज, लिख सकते कितने? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं गांधी जी। और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया जाता है। फिर दोबारा देखिए, असहयोग लोग रोक दिएगा। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन एक बार फिर ठप पड़ता है, कब? 5 मार्च से। गांधी जी इरविन यही बात हुई कि भैया सविनय अवज्ञा रोक दीजिए, और सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया जाता है। अब इस समय उद्योगपतियों क्या स्थिति है, किसानों क्या स्थिति है। अब क्या गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन सी बातें करेंगे,
जब वहाँ से वापस लौट कर आएंगे, क्या दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की रफ्तार तेज बढ़ाएंगे और असहयोग और इनमें अंतर क्या था, ये समझेंगे अगली क्लास में। मिलते हैं दूसरे क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। लेकिन अगली क्लास में कोशिश करेंगे पूरा आपका राष्ट्रवाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। टाइम कम होने की वजह से या लंबा वीडियो बनने की वजह से इतना याद आज के लिए इतना है। लेकिन जो आपके संपर्क में हो उनको ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, आप लोग भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।